और आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, गर्व की भी अनुभूति हो रही है कि पिछले वर्ष 2024 के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हुए हैं उसके जो रिजल्ट आए हैं, अभी तक हमारे पास 60 बच्चों ने 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं जिन्होंने, जो एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, इस स्टेट के हैं, जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। सर टोटल सिलेक्शन सर 1009 बच्चों का हुआ है सर इस एग्जाम में अक्रॉस द कंट्री। 1009 बच्चों में से सर 60 बच्चे इस स्टेट से हैं सर, ऑलमोस्ट 6% है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी को बहुत बहुत बधाई, और हम सब के लिए सर एक काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर है सर, और मेरे युवा साथी जो सुन रहे हैं सर उनके लिए भी है सर। इस कार्यक्रम का सर सीधा प्रसारण डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमारे 571 सर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। करीब 850 हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें बच्चे इसको देख रहे हैं सर। हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं 19 के आसपास, वो लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं 57, वो जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है सर कि आज का कार्यक्रम सर युवाओं को, हमारे छात्र छात्राओं को काफ़ी प्रेरणा देता है सर, जिससे उनको आगे और इसमें इस प्रकार के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में या इस प्रकार के अपने लिए गोल सेट करने में मदद मिलती है सर। मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा सर, नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ रेफरेंस के लिए सर, कि इसमें सर ऐसे छात्र भी हैं सर जिन्होंने संस्कृत विषय में, संस्कृत सब्जेक्ट लेकर के भी सर यूपीएससी की परीक्षा पास की है। मेरे समझ से वो मंच पे होंगे यतीश अग्रवाल, इन्होंने आईटी दिल्ली से सर एमटेक किया सर, उसके बाद संस्कृत पे। यतीश हैं क्या यहाँ पे सर? खड़े हो जाओ सर, ये यतीश अग्रवाल हैं सर, बैठिए सर। इसके साथ सर जैसे ये महेश्वर से हैं सर, धार से हैं सर चंदेरी से सर विवेक यादव हैं सर, हिंदी मीडियम में सर उन्हें परीक्षा पास की सर। एमपी में सर जैसा हम जानते हैं सर, हमारा माध्यम हिंदी रहा है सर, और हमारे कॉलेजेस वगैरह में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है, तो कहीं भी सर ये कोई डीमोटिवेटिंग या लिमिटिंग फैक्टर नहीं है सर कि हिंदी में परीक्षाएं पास नहीं कर सकता आदमी। अपने सामने, आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो हिंदी माध्यम अगर आपका है तो वो सोच अपने मन से निकालनी है सर। विदिशा के सर पाली गांव के प्रशांत धाकड़ जी, पता नहीं है कि नहीं, वो यहाँ नहीं है सर, बट ही इज़ फ्रॉम सर, वो विदिशा के पाली गांव के प्राथमिक स्कूल के टीचर के पुत्र हैं सर। मतलब छोटे छोटे गांव से सर पढ़ाई करके बच्चे आगे आए हैं सर। हिनोतिया गांव के सिवनी जिले के किसान पिता के पुत्र हैं नीलेश कुमार जी, हैं यहाँ पे, ये सर नीलेश कुमार हैं सर। ये तो सिर्फ मैंने 2-4 नाम इसलिए लिए हैं कि हमारे जो छात्र हैं, जो बच्चे जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार की छोटी जगहों में, मंडला में, सिवनी में, डिंडोरी में, धार में, तो कहीं भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये परीक्षा है, ये सिर्फ दिल्ली जा कर के ही और वहीं से कोचिंग करके इस परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। आपके सामने उदाहरण है, और ये सभी हमारे लिए एक तरह से आपके लिए मेंटोर का काम करते हैं। ये इसी राज्य से हैं, हम लोग इनकी मदद भी ले सकते हैं। जैसे बच्चे जो एस्पायर कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इन सब का डेटाबेस हम आपसे शेयर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी जो इस राज्य के बच्चे हैं डेफिनेटली अपने छोटे भाइयों की मदद करेंगे कि वो आगे आएँ और वो भी इस परीक्षा को कैसे क्लियर किया जा सकता है, उसके लिए आपको मार्गदर्शन दें। इस अवसर पे आप सभी जो चयनित और सफल हुए, आपको मैं पुनः बहुत बधाई देता हूँ। एक एज अ सीनियर कलीग, बहुत लंबा कार्यकाल आपका होगा, और एक राष्ट्र के लिए, कंट्री के लिए बहुत कुछ करने का अवसर आपके पास होगा। आप सबसे यही अपेक्षा होगी, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपको जब मार्गदर्शन देंगे, हम यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि एक स्टेज जहां आप अभी पहुंच गए हैं, आने वाला जो समय आपका हो, जब आप रियली, जिसको कर्म भूमि कहते हैं, जहां आप काम करने जाएंगे, आप अपना बेस्ट देंगे
और कंट्री के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, जहाँ भी आप जिस डिपार्टमेंट में, जिस सर्विस में, जहाँ भी जॉब करें, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। एंड जो लोगों के लिए, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनको मदद की जरूरत है, उनकी आप हर संभव मदद करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आपके आशीर्वाद से उपस्थित ये सभी कैंडिडेट्स सही संदर्भों में भारत माता की जय के जीवंत नारे हैं, जिनको देख के पूरे प्रदेश के ही नहीं बल्कि जिस माध्यम को अब आप अपने कर कमलों से लोकार्पित करने जा रहे हैं, आने वाले समय में उस माध्यम से पूरे देश के युवा प्रोत्साहित हो पाएंगे। हम जिक्र कर रहे हैं ई ज्ञान सेतु के लोकार्पण के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा ई ज्ञान सेतु एवं वीडियो व्याख्यान हेतु YouTube चैनल तथा प्रदेश के 10 संभागों में डिजिटल स्टूडियो की लॉन्चिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से ई ज्ञान सेतु एवं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के ई कंटेंट हेतु YouTube चैनल का वर्चुअल लोकार्पण करें। डिजिटल माध्यम से शिक्षा की पहुंच हेतु उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की अभिनव पहल ई ज्ञान सेतु, ज्ञान का विस्तार एक क्लिक के पार। YouTube पर उपलब्ध होंगे वीडियो व्याख्यान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ई ज्ञान सेतु एवं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के ई कंटेंट हेतु YouTube चैनल पर हमने एक छोटा सा वृत्त चित्र इसकी जानकारियों को समाहित करते हुए बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए कृपया इसका अवलोकन करिए। डिजिटल भारत के निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता। We have to adapt new e-learning innovatively in India to make our youth future ready. We need to continuously skill, reskill and upskill them. मध्य प्रदेश में तकनीक और शिक्षा के समागम में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की प्रतिबद्धता। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी शिक्षा को नवाचार एवं डिजिटल समावेशन से जोड़ने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा था, वह मध्य प्रदेश में साकार हो रहा है। बड़े हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में नवाचारी पहल करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म ई ज्ञान सेतु को लॉन्च किया जा रहा है। आज प्रदेश के 10 संभागों में डिजिटल स्टूडियो स्थापित हो चुके हैं। ई ज्ञान सेतु पर विद्यार्थियों के लिए विविध विषयों पर आधारित वीडियो व्याख्यान उपलब्ध होंगे। यह वंचित वर्गों तक उच्च शिक्षा को आसान तथा प्रभावी बनाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, स्वप्न से सफलता की ओर, संभावनाओं से संकल्पों की ओर ई ज्ञान सेतु उसी पुल का नाम है। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान यात्रा को जन आंदोलन बनाएं। जय हिंद, जय भारत। हर विद्यार्थी तक डिजिटल ज्ञान की पहुंच बढ़ाने के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल ई ज्ञान सेतु, एक ऐसा सेतु जो ज्ञान को जोड़ेगा तकनीक से। डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में 10 जिलों में डिजिटल स्टूडियोज की स्थापना की गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, मुरैना, नर्मदापुरम। इन स्टूडियोज में तैयार होंगे उच्च गुणवत्ता वाले ई कंटेंट्स। YouTube एवं वेबसाइट के माध्यम से हर विषय, हर पाठ अब डिजिटल फॉर्म में विद्यार्थियों तक पहुंचेगा। किसी भी परमाणु में अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ज्योतिष ज्ञान, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र। Fixed cost is a cost that remains fixed. प्रोडक्शन का लेवल कितना भी बढ़ जाए और कितना भी कम हो जाए, वो कॉस्ट फिक्स्ड है, जिसका प्रभाव हमारे भारत देश पर भी पड़ा। हम सब इससे परिचित हैं। हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, यही है हमारा उद्देश्य। सर्वे ज्ञानम लभंता। 38वीं रैंक श्री अभिषेक शर्मा जी, 58वीं रैंक श्री क्षितिज आदित्य शर्मा भोपाल से। विधि विषय लेकर आपने 58वीं रैंक हासिल की। इससे पूर्व
श्री ऋतिक दौने जी। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस अद्भुत कार्यक्रम का। आजादी के बाद मध्य प्रदेश के साथ इतना मुझे बताया, राजन जी बोल रहे थे अभी, वो कह रहे कि मंच छोटा पड़ गया। हमने कहा हम तो चाहेंगे कि मंच के सामने इतने बैठे और ये पूरे हमारे भारतीय सेवा से ही चयनित लोगों का पूरा मंच हो जाए। देश का दिल मध्य प्रदेश, और देश का दिल मध्य प्रदेश है तो उसकी धड़कनों से देश को चलते होने की आदत होना चाहिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको शुभकामना भी दे रहा हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ। और इस लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मध्य प्रदेश से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे लिए भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के सेंटर में मध्य प्रदेश है। और हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर के लोग, उनकी अपनी कुछ परमात्मा ने विशेष गुण उनको दिए हैं और इसीलिए हर काल, हर युग में, हर समय उनकी अपनी भूमिका अद्भुत होती है। और मुझे तो ये और आनंद है जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम में से, मैं भी उसी में से हूँ, मुझे लगता है इंदर सिंह जी भी उसी में से हैं, जो बताया गया कि अधिकांश सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों ने अपने उपलब्धियां हासिल की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अभावों की उस पराकाष्ठा के बीच से हमारे यहाँ तो लक्ष्मी का महत्व भी वनस्पति में अगर कहीं है तो कीचड़ से ही तो कमल खिलते हैं, उसका आनंद आता है। हमारे लिए कमल दल का वो पुष्प आनंददायक, उसकी अपनी हमारे लिए वो शोभा। लेकिन ये बात सही है, जिस तरह से हमारे इस देश को आज़ादी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लोगों ने अपने तरह से अलग अलग प्रकार से युक्ति बुद्धि के साथ, मेहनत के साथ इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। और क्या राज्य प्रशासनिक सेवा, चाहे राज्य के केंद्र प्रशासन में, तो मान के चलता हूँ कि ये जो हमारी परमात्मा की लीला है इस अवसर पर, लेकिन कुछ उदाहरण हमको बड़े भी देखना पड़ेंगे, जिसकी तरफ से हम अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे भी ध्यान दें। हमको मालूम है कि आज हमने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3-3, 4-4 में निकाल रहे हैं। आपको ये भी ध्यान में आएगा कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उस समय जब अंग्रेजों के लिए, उस समय के भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये जो पूरा बेल्ट एक था, उस समय आईसीएस होती थी। और आईसीएस की उस एग्ज़ाम में ये जो घमंड था अंग्रेजों को कि हाँ हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे खून में कुछ विशेष गुण है, पता नहीं ये क्यों बीमारी हो जाती किसी किसी की, लेकिन हो जाता अहंकार। उनने अपने युक्ति बुद्धि से जब राज्य बना लिया, वो भूल गए कि ये सत्ता, सुख, राज्य, अधिकार, इसके आगे भी कुछ है। और भारत तो देने का सुख मानने वाली ये संस्कृति का भारत है, जो यहाँ पर अतीत के काल से सब कुछ लेने का नहीं, जियो और जीने दो का भाव रखने वाला भारत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस भारत के अंदर अतीत के काल से जड़ों के अंदर जो संस्कार डले, आईसीएस की वो एग्जाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। और 23 साल की उम्र में पास की, और केवल पास करने में विश्वास नहीं था, उस समय की वो प्रावीण्य सूची में भी आए। और प्रावीण्य सूची में आने के बाद आमतौर पर कभी किसी से पूछो कि जरा भैया तुम प्रावीण्य में आ गए, तुम घर आ जाओ, बड़ा कठिन जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? पहली बात तो प्रावीण्य में आना ही कठिन है,
और आने के बाद वहाँ से वापस आना। लेकिन ये आज़ादी के मतवालों का, भारतीय नौजवानों का उस समय की जो संकल्प शक्ति है, वो उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्हें लात मार दी, बोले मुझे खाली केवल दिखाना था कि केवल तुम में अकल नहीं है, अकल हम में भी है। यह रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। लेकिन ये उस समय के उस दौर की बात मान लो, जब हमारे लिए आज़ादी की ज़्यादा महत्ता थी। हमारी योग्यता क्षमता के आधार पर हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भी काम कर रहे थे, देश के सामने भारतीय प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे थे, और देश की चुनौतियों के लिए अपने व्यक्तिगत सुख लाभ वैभव को अलग हटाकर हम अपने उस मूल उद्देश्य के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे लोग, वो उस तरह की बात मान लें। लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो इस आज़ादी की कीमत भी हमको याद रखना है। आज़ादी भारत की, स्वतंत्र भारत की दृष्टि से, समग्र भारत की दृष्टि से अगर सोचें तो 1000 साल पृथ्वीराज सिंह चौहान आखिरी बार हमारे भारत के शासक रहे। उसके बाद के काल में अलग अलग शासन की बहुत सारी धारा है, लेकिन वो धाराओं की जड़ अपने देश से नहीं जुड़ती है, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी आज़ादी 1947 में मिली है, उसके बाद भारत ने जो करवट बदली है, ये आज का ही देश है कि हमारे लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला आपके सामने बोल रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। परिवार के अंदर कठिनाइयां है, किसके नहीं है, लेकिन जब हम कहीं किसी न किसी कारण से आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वालों को भी नहीं भूलें, उनका भी स्मरण रखें, जड़ों से जुड़ करके चले। अपने सुख वैभव आनंद की तो कौन कल्पना नहीं करता, लेकिन हमारे सुख आनंद वैभव के पीछे हमारी जवाबदारी हमको बुलाती है। कई उदाहरण भरे पड़े हैं, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा अतीत के काल के। एक काल 2000 साल पहले का विक्रमादित्य काल का है। विक्रमादित्य के काल में शकों ने पूरे, उस समय का भारत तो आर्यावर्त था, हिंदू कुश के आगे तक का भारत माना जाता था, और ऐसे में पूरा भारत शकों के आक्रमण के बाद गुलाम हो गया। और उस गुलामी के दौर में भारत को मुक्त कराने का विक्रमादित्य ने 11 साल की उम्र से अभियान चलाया। 16 साल 5 साल में पूरा देश मुक्त करा दिया। लेकिन मुक्त कराने के बाद उस काल के क्रम में एक घटनाक्रम ये भी घटा कि शकों की राजकुमारी से विक्रमादित्य का विवाह भी हो गया। अब विवाह होने से दाम्पत्य जीवन में विक्रमादित्य अपनी धर्मपत्नी के साथ जब पूरे इस भूभाग से शकों को हटा करके अपनी सत्ता को स्थापित करते हुए जब वो अपने दरबार में बैठते हैं, तो उस समय के उस भारत के 3 बड़े बड़े टुकड़े मान लें। एक में हमारा मालवा उज्जैनी से शासन चलता था, एक मथुरा से उधर वाला पूरा हमारा पंजाब से लेकर आगे तक का हिस्सा था, एक अफगान के पास का पूरा हिस्सा था जो ईरान से लगा करके पूरे क्षेत्र में, तीनों जगह उस राजकुमारी के भाई शासन कर रहे थे, और उनको हरा करके सत्ता वापस विक्रमादित्य ने हस्तगत की। ऐसे में जब सत्ता हस्तगत की और बंदी बना करके जब उनके दरबार में लाया गया और ये कहा गया कि इनके लिए महाराज आप न्याय करिए। उनके साले थे तीनों विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के साले तीनों खड़े सामने और उनको सजा सुनाने के लिए, जैसा कि महामंत्री ने विस्तार से अपनी भाषा में, वकील ने अपनी बात कर दी, लेकिन जब उनने विस्तार से कहा तो पत्नी आ गई दरबार में। उन्होंने कहा ये इनको माफ़ कर दो, इनको सजा ऐसी दे दो चाहे जेल में डाल दो, लेकिन इनकी जान बख्श दो। अब विक्रमादित्य तो न्याय के लिए जाने जाते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं अपने देश के अंदर शासन के सुशासन के लिए जाना जाता हूँ, और मेरे भले ही ये साले हों, लेकिन देश के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांता हैं, इसलिए आक्रांताओं का एक एक सांस का हिसाब भी देश रख रहा है। इनको कुछ समय भी जिंदा रहना, ये मैं देश के साथ न्याय नहीं करूँगा। उसी समय तीनों सालों को हाथी के पैरों से तलाकर उनको दबाकर उनको उनका प्राणांत करा दिया। ये हमारा विक्रमादित्य का वो न्याय आज भी इस बात के लिए गौरवान्वित करता है कि शासन के सूत्र संभालने के बाद सत्ता की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को अपना किस प्रकार का चरित्र रखना चाहिए। इसलिए विक्रमादित्य को न्याय के लिए भी जाना जाता। दुनिया उसको जीते जी भगवान राम के समान मानती है। ये अतीत का गौरवशाली पृष्ठ। एक पृष्ठ और बताता हूँ।
वो ज़्यादा पुराना नहीं, कल ही हम अहिल्या माता के कार्यक्रम करके आए। अहिल्या महारानी के भी जीवन में यही पक्ष था। वैसे तो उदाहरण बहुत है उनके, लेकिन 2 उदाहरण केवल दूंगा। एक उदाहरण, उनके पति जरा उनकी अपने बाकी कारण से उनके सास ससुर ने सत्ता की व्यवस्था की सूत्र अहिल्या माता को दिए थे कि अहिल्या माता ये संभाले, लेकिन पति उनके थे, फिर भी एक तरह से सत्ता के सारे सूत्र शासन व्यवस्था के अहिल्या महारानी को दिए। और ऐसे में वो एक मुहिम पे जाते हैं, अर्थात युद्ध के लिए जाते हैं, पड़ोस के कुछ राज्यों में जाके कब्जा करके आते हैं, धन लेकर के आते हैं, अपने पास वो धन ला करके अपने कक्ष में रख लेते हैं। अहिल्या को मालूम पड़ता है, तो इसी बीच वो खंडेराव कहीं जाते, खंडेराव उनके पति का नाम है, वो सारा धन उठा के सरकारी कोष में जमा करवा देते, खजाने में जमा करवा देते। अब जैसे ही खंडेराव लौट के आते तो अपनी महारानी से भयंकर झगड़ा करते हुए बोलते कि मैंने युद्ध से जो पाया था, तुमको क्या अधिकार था कि उसको तुमने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अहिल्या महारानी ने शासन के सूत्र के आधार पर कहा कि मैं न्याय की कुर्सी पे बैठी हूँ, तुम युद्ध करने गए तो बिना फौज के गए क्या? ये हमारी सत्ता की व्यवस्था के आधार पर आपने विजय हासिल की, तो इस पे पहला अधिकार हमारी सरकार का है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे पास जमा होना चाहिए। ये जो उदाहरण है, ये अपने आप में उदाहरण इतना बताता है। जो उदाहरण दूसरा जुड़ता है कि उनके स्वयं के बेटे की कुसंगत के कारण से हाथी के पैरों के तले अपने बेटे को भी, उनने एकमात्र बेटा था, लेकिन एकमात्र बेटे के भी न्याय के मामले में दंड देने में वो पीछे नहीं रही। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे अपने सभी प्रशासनिक सेवा में अलग अलग क्षेत्रों में चयनित युवाओं के लिए वो उम्मीद करता हूँ कि इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है, इस गौरवशाली परंपरा को स्मरण करते हुए परमात्मा ने आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किस संकट से निकालते हुए कहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप चंदन की तरह अपने आप को घिसे और आपके हर काम से खुशबू आती रहे भारतीयता की, हमारी संस्कृति की, आभा की, कीर्ति की। ये उम्मीद करता हूँ। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और आप, मैं मान के चलता हूँ, कार्य में कार्यकुशल बने, व्यवहार में निपुण बने और समर्पण में बेमिसाल बने। ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने प्रतीकों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश इन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिया है। आपका विनम्र आभार आपके प्रति और यहाँ उपस्थित सबके प्रति, हमसे वर्चुअली जुड़े हुए लाखों लोगों के प्रति आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री निशांत परवड़े जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वे अपने अति व्यस्त समय से समय चुरा के हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए और न सिर्फ सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया, बल्कि आज लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के लगभग 15 लाख से ऊपर बच्चों पर जो हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उसके माध्यम से उनका उत्साहवर्धन किया। माननीय, मैं आपके समय के लिए आपको हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार साहब का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने समय चुरा के हमको यहाँ पर आके अपने आशीर्वचन दिए। हमारे विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कुशल प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने बहुत माइक्रो लेवल पे इस पूरे कार्यक्रम की नियोजन किया, हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया, उनका हृदय से आभार। हिंदी ग्रंथ अकादमी के डॉक्टर अशोक कड़ेल साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वे हमारे बहुत एक ही आग्रह पे बहुत सहजता से उन्होंने इस कार्यक्रम में आने का हमको जो है वो सौभाग्य दिया। आपकी उपस्थिति से हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी। मैं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यूपीएससी से चयनित समस्त अभ्यर्थी और उनके माता पिता का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वे आए और उनके माध्यम से हमारे प्रदेश के बाकी अन्य बच्चों को एक लैंप पोस्ट के तरह पर, एक मिसाल के तरह पर आपके सफलता से उनको भी अपनी सफलता अर्जित करने का मौका मिलेगा। आप सबका आभार। उच्च शिक्षा विभाग के हमारे समस्त अधिकारीगण, शिक्षाविद और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे सभी साथी, मीडिया के देवी और सज्जनों, आप सभी का पुनः आभार कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। भारत माता की जय। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री निशांत वरवड़े जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक समूह फोटोग्राफ हम लेना चाहते हैं। अपने स्थान पर ही खड़े हो, आप बैठे रहें सर। पीछे की पंक्ति में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो जाएंगे। फ्रंट रो ऐसे ही रहेगी सर। हो गया सर, उसका रिहर्सल कर लिया सर।